मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी गोधूली भाग 1 का अध्याय संख्या 2 20 के दांत, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित किया गया है। उसी का हम ऑब्जेक्टिव पार्ट वीडियो देखेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इस वीडियो में यानी कि इस वीडियो में लेसन 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से बता देना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर आगे बढ़ाइएगा, यानी शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें तो उस सभी बातों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है, कांसू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कांसू जो था कौन था, सेठ साहब का बेटा था। तो वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था। तो वो जो आएगा लट्टू के खेल में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में। कांसू जो था मदन के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। तो इसलिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, मदन के कांसू के कितने दांत तोड़े। यहाँ पर ने होना चाहिए, मिस प्रिंट से के हो गया है। मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डालें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मदन ने कांसू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्त मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से इस चैनल पे आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद हम यही करेंगे कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, ताकि आने वाले दिनों में तथा वर्तमान समय में आपको इससे जितनी भी प्रॉफिट होती है, जितनी भी बेनिफिट होती है, तो आप ले सकें। तो चलिए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल जो था किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। सेन साहब जो था किनके व्यंग से ऐंठकर रह गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से जो ऐंठकर रह जाते हैं, बात को सुनकर रह जाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए 5 नंबर प्रश्न को हम लोग फॉलो करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। मदन जो था किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी है गिरधर लाल, ऑप्शन सी है सिंह साहब और ऑप्शन डी है सोफर। तो इसमें हम 2 ही बात को रखेंगे, पहला सेन साहब और दूसरा गिरधर लाल। तो मदन जो था इसमें गिरधर लाल का बेटा था। मदन गिरधर लाल का बेटा था। सेन साहब का बेटा कासू था, जिसे हम सभी लोग प्यार से खोखा कहते थे। और यहाँ पे मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे है, खोखा खोखी का अर्थ यहाँ पे क्या है। खोखा खोखी का अर्थ यहाँ पे क्या है, यानी ऑप्शन ए है बच्चा और बच्ची, ऑप्शन बी है बाबा और दादी, ऑप्शन सी है भाई और बहन और ऑप्शन डी है चाचा और चाची। तो खोखा खोखी जो यहाँ पे तात्पर्य है वो भाई बहन से है। बिकॉज सेन साहब के बेटा को खोखा कहा जाता था और उनके बेटी को खोखी उसी प्रकार से कहा जा सकता था। तो इस प्रकार जो यहाँ पे खोखा खोखी का जो अर्थ लगाया गया है वो भाई और बहन से लगाया गया है। तो इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाई और बहन से। मेरे प्यारे छात्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 की दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है धार्मिक और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। तो 20 के जो दांत है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक। तो इसलिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को फॉलो करेंगे। 8 नंबर प्रश्न है,
नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जो कि 20 के दांत के लेखक हैं, उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो वाट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है बरघाट, यहाँ पे मिसप्रिंट से हो गया है, बदरघाट पटना में हुआ था। बरघाट नहीं होगा, यहाँ पे बदरघाट हो जाएगा, मिसप्रिंटिंग। यहाँ पे जो लिखा आ रहा है बदरघाट, यही बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलेंगे 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है, किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किनके अनुसार सेन साहब जो थे सिद्धांत को, अपने सिद्धांत को बदल लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा जो सेन साहब जो थे अपने बेटा यानी खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन खोखा जो था किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को तोड़ फोड़ करता था, तो इसलिए वो अपने सिद्धांत को बदल दिए। उन्होंने कहा अगर वो किसी वस्तु को तोड़ता था तो वो कहते थे इंजीनियर बनेगा, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इजी है। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हंस हो जाएगा। कौओं की जमात में हंस जो है शामिल होने के ललक गया। कौआ यहाँ पे कहा गया है गिरधर लाल के बेटे मदन को, और यहाँ पे हंस जो है कहा गया है कांसू को, खोखा को। तो यहाँ पे है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंस। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब जब थे किसे खूब फटकार लगाई? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरधर लाल को। मतलब कि उनका बेटा जब उनके गाड़ी को छूना चाहा तो सेन साहब जो थे गिरधर लाल को बहुत कस के, मतलब कि उन्हें डांटा गया, तो गिरधर लाल को जो है खूब फटकारा गया। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो सेन साहब को लगता था कि जो खतरा हो सकता था वो मदन से हो सकता था, लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहानी में अगर जाना जाए तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि सेन साहब के अनुसार मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो वहाँ पे आंसर हो जाता मदन से। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा से। बिकॉज खोखा जो था सभी वस्तुओं को, सामानों को तोड़ फोड़ करने का कार्य कर रहा था, तो इसलिए उस स्थिति में खोखा से जो था मोटर कार को डर था, खतरा था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर सिर्फ पूछे कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था तो इस पर आंसर होगा खोखा से। बट यहाँ पे पूछे कि सेन साहब के अनुसार मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा मदन से। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। त्यागी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे त्यागी हो सकता है, पंडित रामावतार त्यागी। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार त्यागी। 14 का ए आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। और देखिए इस बात को ऐसे याद नहीं रखेंगे बिकॉज इस चैप्टर में जितने भी आपसे पूछा जा रहा है वो सब नलिन बिलोचन शर्मा, कहने का मतलब 20 के दांत से ही है, तो इससे तो आपको हो जाएगा। बट पूरे किताब से अगर पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना, इसे अच्छी तरह से याद कर ले, लिख लें,
ताकि परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए तो काफ़ी सरलतापूर्वक इसका उत्तर मिल सके। तो चलिए, दृष्टिकोण जो रचना है नलिन बिलोचन शर्मा का है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम तो रामावतार त्यागी था। इनके पिता का जो नाम था रत्नावती था। माता का नाम रत्नावती था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नावती। रत्नावती जो था नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न है, देख लेंगे। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? सेन साहब कहते थे कि लड़कियां जो है कठपुतलियां है, क्योंकि लड़कियों को चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था उनके यहाँ, जबकि उनके बेटा यानी कांसू को छूट था सभी स्थान पे जाने के लिए, सभी जगह जाने के लिए। तो इस बात पे गर्व था किन्हें? माता पिता को, यानी कि सेन साहब दंपति को। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व था? तो माता पिता को हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल के। 5 से 6 साल के। देखिए, आपके गेस में कुछ और दिया है, आपके बुक में कुछ और दिया है, लेकिन आपको बुक को लेकर चलना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है 5 से 6 वर्ष, तो इसी बात को आपको फॉलो करना है, 5 से 6 वर्ष। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। ना तो वो अपने बेटा को वकील, ना प्रोफेसर और ना ही डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिकॉज उन्हें लगता था कि बचपन में तोड़ फोड़ कर रहा है किसी भी वस्तु को, यानी आगे चलकर जो कांसू है वो इंजीनियर बनेगा। तो इसलिए सेन साहब अपने पुत्र को सोचे कि इंजीनियर हम बना देते हैं। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंजीनियर। अब चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है नीचे। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है कि गिरधर लाल कौन है। कांसू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, शेफाली का पिता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों में से किसी एक का आंसर देना है आपको कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। और मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जितने भी आपके किताब में 24 अध्याय हैं, 24 अध्याय के सारे अध्याय के लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ ही साथ अध्याय में क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण है, जो भी है उस बात को भी याद रखना है। ये आपका जो पेज होगा, पहला जो पेज है अनुक्रमणी, इससे आपको परीक्षा में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर जिस छात्र का या जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा उन्हें 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस बात को याद रखना है। और जो लोग पार्ट 1 वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 1 के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, या उनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता चले। तो चलिए हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का जो नाम था कांसू था, लेकिन कांसू को सिर्फ प्यार से लोग खोखा कहते थे। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांसू। चलिए अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मतलब मदन जो था अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, यहाँ पे हो जाना चाहिए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसलिए यहाँ पे जो होगा मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो वह जो हो जाएगा पिता के हाथों से पिटाता था। चूँकि अगर थोड़ा सा भी मदन से अगर गलती हो जाता था तो सेन साहब गिरधर लाल को बहुत फटकारने का काम करते थे, और गिरधर लाल व्यवस्था पूर्वक अपने बेटा मदन को पीटने का कार्य करते थे। तो इसलिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो ऑप्शन नंबर डी पिता हो जाएगा।
अब 24 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिन बिलोचन शर्मा का देहांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो जाता है। हालांकि एग्ज़ाम में आपका जन्म ही पूछेगा, ज़्यादातर इनका मृत्यु नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको याद रखना है, हो ना हो मृत्यु भी आपसे पूछ दिया जाए। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस के द्वारा कहा गया है? मतलब ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी में किसने कहा है? तो यह जो कहानी में सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा है, ठीक है, सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा है, क्योंकि जब मदन के द्वारा उनके कार को छुआ जाता है और उनके ड्राइवर के द्वारा उनको धक्का दे दिया जाता है, तो थोड़ा सा मदन जो है वहाँ पे गुर्राकर उन्हें देखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से सेन साहब की धर्म पत्नी के द्वारा कहा जाता है, यहाँ पे दंपत्ति भी हो जाएगा, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेन साहब की धर्म पत्नी। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर। सेन साहब के ड्राइवर का नाम था सोफर। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राइवर। सोफर शब्द ड्राइवर के लिए है, ड्राइवर का अर्थ है। ठीक है, तो अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की जो लड़कियां थी 5 थी। कितनी? 5 बेटियां और 1 बेटा थी, याद रखेंगे। अगर यहाँ पे पूछते कि सेन साहब की कितनी संतानें थी तो वहाँ पे 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे पूछा सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए, इन्हीं सब बात को ध्यान रखना होता है। आप यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं 5, लेकिन जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक भाषा चेंज कर दे कि कितनी संतान थी, तो आप तुरंत मार देंगे 5 पे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर संतान कहे तो उसमें उनका बेटा भी शामिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस बात को याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन था, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? तो खोखा और खोखी जो है बंगला भाषा। क्या, कौन सा भाषा? बंगला। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? 20 के दांत जो है किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का। यह शब्द आपको किताब में भी देखने को मिला होगा, मनोवैज्ञानिक। यह एक प्रकार की कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिकता का। चलिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे याद हैं। इसमें 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से होता है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिन बिलोचन के कविता से। नलिन बिलोचन के कविता से। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा जो यहाँ पे है क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में हम लोग 31 क्वेश्चन को देखें। अब मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो में आपको अगर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हों, याद हुए हों, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके संबंधी या दोस्त कोई भी हो जो कि 2021 में मैट्रिक का परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी सब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्टिव को एकदम बिल्कुल क्लियर करा दिया जाता है। और साथ ही साथ परीक्षा के 2 मंथ पहले से इस पर क्रैश कोर्स कराया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर अधिक से अधिक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।